नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे और हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं और जो ज़्यादा प्रचलित हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदी व्याकरण के अंदर ऐसे बहुत सारे विराम चिन्ह जिनके बारे में आप सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ता होगा, लेकिन अध्ययन के कमी के कारण कभी इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में इसके अनुसार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर अगर इसी विषय पे होने वाला है और उसके बाद आपको ये समस्या नहीं रहेगी। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर विराम चिन्ह कितने हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह लगाना क्यों जरूरी है। तो हिंदी में यहाँ पर बहुत सारे जो विराम चिन्ह हैं, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, इस प्रकार के बहुत सारे लाघव चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, त्रिपूर्ण चिन्ह है, पदलोप चिन्ह है, रेखांकन चिन्ह है। तो ऐसे जितने सारे ये चिन्ह हैं इनके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और कामता प्रसाद गुरु जो एक संस्कृत के बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार हिंदी के अंदर 20 विराम चिन्ह हैं और उनके अनुसार जो पूर्ण विराम है जिसका इस प्रकार का सिंबल होता है, तो पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी जो चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि पूर्ण विराम जो है वो अपनी हिंदी भाषा का ही है और बाकी सारे जो विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो विराम चिन्ह क्या है, सबसे पहले तो हम इसी बात पे बात करेंगे। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय हमें बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है, अर्थवान हो जाती है और भाषा भावपूर्ण हो जाती है। और लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और अगर हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम सिर्फ एक अल्प विराम की अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक वाक्य देखिए, अरे रोको मत जाने दो। तो यहां पर कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा है वाक्य के बीच में, तो यहां पर भाव स्पष्ट नहीं है कि वो रोकने के लिए कह रहा है या जाने के लिए कह रहा है। अभी आगे देखिए, अरे रोको, फिर अल्प विराम लगा दिया, मत जाने दो, तो इसका भाव स्पष्ट हो गया कि रोकने के भाव से वो व्यक्ति बात कर रहा है। तीसरा है, अरे रोको मत जाने दो, तो यहां पर अरे रोको मत जाने दो, तो यह भाव किसका है, जाने का है। और चौथा, अरे रोको मत जाने दो, तो यहां पर भय है, विस्मय के भाव के साथ रोकने का भाव भी जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम अल्प विराम को ही लेते हैं। तो अल्प विराम का जो सिंबल है वो इस प्रकार से होता है, आप ध्यान में, कोमा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है, वाक्य में जहां पर थोड़ा रुकना हो और अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, तो वहां पर अल्प विराम का जो ये चिन्ह है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहां देखना, प्रभु, रमेश, सुरेश और अशोक मेले में जाएंगे। तो यहां पर है प्रभु, रमेश और सुरेश के बीच में इनका जो अंतर दिखाने के लिए इस कोमा का अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्ध विराम, इसको सेमीकोलन भी कहते हैं और इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। तो यहां पर जब अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं, यानी जब अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, तो वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, मैं आता तो सही पर पिताजी ने मना कर दिया। यहां पर जो अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा ठहरे लेकिन पूर्ण विराम यहां पर नहीं है, तो मैं आता तो सही, यहां पर थोड़ा गैप आ जाता है, पर पिताजी ने मना कर दिया, तो यह है अर्ध विराम। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम, जिसको अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप कहते हैं, जहां एक बात पूरी हो जाए और वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह
लगाया जाता है। आप इस प्रकार का सिंबल आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में जिस प्रकार के आप फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी में इस प्रकार से पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब कोई एक बात पूरी कर ली जाए या वाक्य समाप्त हो जाए। जैसे कि मोहन ने गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो यहां पर यह पूर्ण विराम का चिन्ह आ जाता है। नेक्स्ट है उपविराम, इसको इंग्लिश में कॉलन भी कहते हैं। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वाक्य पूरा नहीं होता, वहां पर उपविराम, इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं। तो इसका यहां पर कॉलन का प्रयोग किया जाता है, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, उसके बाद कॉलन लग गया, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। तो यहां पर वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। यहां पर कृष्ण जी के अलग अलग नामों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर उपविराम है और यह उपविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। तो इसका सिंबल ये है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आप यहां कैसे पधारे, तो यहां पर विस्मय है, आश्चर्य है और हर्ष का भी इसके अंदर भाव आता है। इसी प्रकार से हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो यहां पर करुणा का भाव है, आश्चर्य का भाव है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का एक सिंबल है। यह हर्ष, विवाद, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा और भय आदि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का इस प्रकार से आप सभी इस चीज के वाकिफ होंगे। जिस प्रकार से आपका घर किस गली में है, तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। बाहर कौन है, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट है कोष्ठक, जिसको ब्रैकेट भी आप कहते हैं, और ब्रैकेट भी अंग्रेजी में कई प्रकार की होती हैं। तो वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए कोष्ठक का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। तो जैसे लता मंगेशकर भारत की कोकिला है, तो यहां पर कोकिला को स्पष्ट करने के लिए क्या है, मीठा गाने वाली, ये कोष्ठक में रखा गया है, इसलिए इसको कोष्ठक का यहां पर सिंबल दिया गया है। कोष्टल यानी जिसको अंग्रेजी में आप ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, हाइफन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। यानी दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इन्हें विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं और विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो यहां पर दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में इस प्रकार का योजक चिन्ह भी लगता है और विभाजक चिन्ह भी इसको आप कहते हैं, और ये इसका सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह अथवा उद्धरण चिन्ह, यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको दिखाया जाता है। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा आ जाता है। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो यहां पर
राम ने क्या कहा, राम की कही हुई बात को आप इन्वर्टेड कोमा में रख देते हो, इसको अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह कह देते हैं। आप किसी को कोट करते हैं किसी चीज की। अगला है इकहरा उद्धरण चिन्ह। वहां पर हमने पीछे डबल किया था इसको, यहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह है, यानी एक है। ये किसी शब्द या वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए जिस संकेत चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे इकहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। जैसे जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखें, तो ये एक कविता है और इस कविता का यहां पर जो नाम लिखा गया है इसलिए इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि ये शब्द है या वाक्यांश है, ये पूरा वाक्य नहीं है। इसी प्रकार बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो ये हालावाद कविता लिखने की एक शैली है, इसलिए क्योंकि ये शब्द है या एक वाक्यांश है या एक पद है, तो इसको आप एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा में यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह इसके अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, यानी अब्रीवेशन साइंस कहते हैं इसको। किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस सब शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है, तो यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए आप इस प्रकार से ऐसा लाघव चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर से, तो प्रोफेसर को भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां पर कई बार एक इस प्रकार से भी लिखा जाता है और शून्य भी लगा दिया जाता है। ये दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से उचित हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। अभी किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं और आदेश चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि वचन के दो भेद हैं, इसके बाद ये साइन ऑफ फॉलोइंग आ गया, यानी विवरण चिन्ह आ गया, एक वचन और बहुवचन, तो ये इसका सिंबल है विवरण चिन्ह का। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह, इसको अंडरलाइन कहते हैं। वाक्य में जो महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित किया जाता है, इसकी मदद से वाक्य रेखांकित किया जा सकता है। कोई शब्द या पद भी ये रेखांकित किया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो यहां पर हमने गोदान को अंडरलाइन किया है, रेखांकन किया है, प्रेमचंद को रेखांकन किया है, तो इस प्रकार से इसको अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह कहते हैं। कोई शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप भी कई बार जब परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है उसको आप भी अंडरलाइन कई बार कर देते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत अगर कई लाइनों के अंदर, कई पंक्तियों के अंदर कोई बात लिखी गई है, हमने उसको बहुत प्रसिद्ध वो उक्ति है और हमने उसको पूरा नहीं लिखकर हम उसकी कुछ आगे की पंक्तियां लिख देते हैं और थोड़ी पीछे के शब्द लिख देते हैं और बाद में बीच में ये लोप चिन्ह का इस प्रकार से हम प्रयोग कर देते हैं और उससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है या किसके संदर्भ में ऐसा कहा गया है। उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं कि गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। तो हम करेंगे या मरेंगे ये नारा जो गांधी जी ने दिया था, लेकिन इससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें की होगी जो हम लोप चिन्ह के द्वारा हम यहां पर दिखा देते हैं। नेक्स्ट है विस्मरण चिन्ह, इसको आप त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं और हंस पद भी कहते हैं। ये देखिए, जब किसी वाक्य के बीच में किसी शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ये चिन्ह है, इसको हंस पद भी कहते हैं, त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं और विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक किसी ने ये लिखा मुझे आज जाना है, लेकिन एक शब्द यहां पर छूट गया कि मुझे आज अजमेर जाना है, तो हम इस प्रकार का जो हंस पद या
ये चिन्ह, विस्मरण चिन्ह लगा के, त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगा के, इसके बाद वो जो भी शब्द लिखते हैं तो समझने वाला ये समझ जाता है कि ये शब्द की जगह यहां पर थी, लेकिन इसको गलती से छूट गया है ये, तो ये विस्मरण चिन्ह है। और इसको हंस पद भी कहते हैं, त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं और विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। तो हमने इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो अपने विराम चिन्ह थे उनके बारे में जान लिया है। तो अगर हम थोड़ा इसके बारे में जानने के, क्या हम पूरी तरह से इसको जान चुके हैं, तो हम एक छोटा सा टेस्ट इसके बारे में कर सकते हैं कि जिस प्रकार से एक शब्द, ये यहां पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और यहां पर कुछ 3 वाक्य दिए गए हैं। तो आम पर बोर आ गया, तो इस प्रकार से सामान्य सूचना भी हो सकती है, तो इसके ऊपर पूर्ण विराम भी लग सकता है। अगर कोई इसके बारे में विस्मय है, आश्चर्य का भाव है, अरे आम पर बोर आ गया, तो इसके ऊपर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लग सकता है। और आम पर बोर आ गया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में भी आ सकता है। और अगर हम क्या हमने सीखा, इसका आकलन करें, तो हमने 4 यहां पर सिंबल दे दिए हैं और 4 यहां पर वाक्य हैं। तो इन वाक्यों को हम मिला सकते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यहां पर हमने देखना है कि विस्मयादिक बोधक चिन्ह यहां पर है। विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, साइन ऑफ फॉलोइंग यहां पर है। इसी प्रकार से योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह यहां पर है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमाज में, ये यहां पर है। तो इस प्रकार से हम अपना खुद का इसके टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि ये सारे की सारी चीजें हमने ठीक से सीख ली है। तो आज की वीडियो आपने ध्यान से पूर्वक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।